Students, today's video is related to the function of the plasma membrane. As you know that plasma membrane is the outermost covering of the cell. This one is the outermost covering of the cell. यहाँ पर देखिए, अगर जो सेल होती है ये एक जितने भी सेल होते हैं ऑल सेल कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सभी में मिलता है। और इसके इनसाइड में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, मतलब इट सराउंड्स, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स साइटोप्लाज्म, मतलब कि ये साइटोप्लाज्म को पूरी तरह से कवर्ड किए रहती है। और इसी के अंदर डिफरेंट टाइप, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है वो दिस कंटेन ए नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं। और यहीं पर क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म में और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इट मीन्स सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, different activities, different chemical reaction takes place inside the cell, इसके अंदर होती है। तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होती है सेल के थ्रू, उसके लिए कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम एग्जांपल लें रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन के लिए जरूरत क्या होगी, एक गैस होती है जिसको बोलते हैं O2 गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको पास करके ही, मतलब O2 मिलेगा कहाँ से, इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट में रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू और अदर मीन्स के थ्रू क्या होता है, सेल के कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो एक्ट करती है जो बैरियर। अब ये अलाउ कर भी सकती है इनसाइड में, अगर नीड है, सेल को जरूरत है तो ये अलाउ करती है कि इनसाइड में मूव कर जाए। इसके अलावा ये सभी मटेरियल को अलाउ नहीं करती है। अगर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस देखें तो उसमें ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और इस प्रोसेस के दौरान एक गैस रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, उसको बोलते हैं CO2। ये CO2 गैस इस सेल से बाहर निकालना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, पास करना होगा किसको, मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन अलाउ करेगा तभी ये पास हो सकती है। तो यहाँ पर इसलिए इसको क्या होता है, ये सभी मटेरियल को पास होने नहीं देती, कुछ ही मटेरियल को सेल के अंदर जाने देती है और सेल से बाहर निकलने देती है। इसलिए इसको बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर आप जितना ही लिख देंगे पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों कहेंगे, बिकॉज इट परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल, मतलब ये कुछ ही मटेरियल को परमिट करता, अलाउ करता है, किसके लिए, टू एंट्री मीन्स सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ करता है, और एंड एग्जिट ऑफ द मीन्स एंट्री एंड एग्जिट, मतलब एंट्री इनसाइड में जाने के लिए या फिर सेल से बाहर जाने के लिए ये कुछ ही मटेरियल को, दैट इज सम मटेरियल इन द सेल, so it is called selectively permeable membrane। इसके अलावा और क्या करता है, it also prevent movement of some other material, ये दूसरे मटेरियल के मूवमेंट को
मीन्स उसके थ्रू पास होने से क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। सो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये बनता है कि जो मटेरियल होते हैं आउटसाइड से इनसाइड और इनसाइड से आउटसाइड मीन्स एंट्री और एग्जिट, ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल अक्रॉस देम डिफरेंटली, मतलब कि ये अलग अलग मटेरियल को अपने में से अलाउ करता है मूवमेंट के लिए अलग अलग वे से। तो द फॉलोइंग मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द एंट्री और एग्जिट ऑफ वेरियस मटेरियल्स। यहाँ पे देखिए फॉलोइंग मैकेनिज्म मतलब कई मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल्स। वो मैकेनिज्म कौन से हैं, इसमें फर्स्ट वन डिफ्यूजन, सेकेंड ऑस्मोसिस, थर्ड वन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नेक्स्ट वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट इंडोसाइटोसिस एंड लास्ट वन एक्सोसाइटोसिस। मतलब इतने मैकेनिज्म के थ्रू इस सेल के अंदर या तो मटेरियल जाता है या निकलता है। निकलने के लिए, जाने के लिए इतने मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, फॉर एंट्री और एग्जिट ऑफ द सबस्टेंस और मटेरियल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ये दोनों क्या है, ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू क्या होगा, मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड मूव करता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये दो ऐसे मैकेनिज्म हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, फॉर एंट्री और एग्जिट ऑफ द सेल without expenditure of energy. So these type of the mechanism are called passive transport. क्या बोलेंगे, passive transport। यहाँ पर देखिए this one facilitated diffusion or active transport, इसको बोलते हैं mediated ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इसको बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि इसमें कुछ मटेरियल मीन्स उसको पास होने के लिए या तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी मटेरियल इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकता है इनसाइड और आउटसाइड। तो ऐसे इसको बोलते हैं मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीन्स मटेरियल के मूवमेंट के लिए कोई ना कोई अदर रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसको मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक मीडिएटर की आवश्यकता होगी, यहाँ पे मीडिएटर की नीड होगी, इसलिए इसको मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अगर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, बट इट नीड सम कैरियर प्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सबस्टेंसेस, मीन्स फॉर द एंट्री और एग्जिट ऑफ द सेल। मीन्स मटेरियल को आउटसाइड से इनसाइड ऑफ द सेल ले जाने के लिए या फिर इनसाइड से आउटसाइड ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है किसमें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, दिस वन नीड एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए मटेरियल को क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो होता है, इंडोसाइटोसिस का मतलब है, इसको बोलते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट इसको भी बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। ये बल्क ट्रांसपोर्ट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू जो मटेरियल होता है ये बल्क में जाता है, ज्यादा अमाउंट में मूव करता है इनसाइड ऑफ द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको इसलिए बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इतना आपको ये क्लियर हुआ, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, endocytosis and exocytosis are the mechanism by which material passes from outside of to inside of the cell or inside to the outside of the cell। तो ये मैकेनिज्म है। अब इसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, डिफ्यूजन। तो जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है इसको हम जानेंगे। डिफ्यूजन एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होगा, मटेरियल पास होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हम जान लेते हैं। इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप सभी लोग स्मोक, धुआं देखे होंगे। आप देखते हैं धुआं जो है उड़ करके ऊपर जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो धुआं है उसमें स्मोक जो है वो जिन चीजों से मिलकर बना है, जो गैसेज उसमें हैं, डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल, ये सभी इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। और जहाँ पर ये धुआं रहता है वहाँ पर उसका जो कंसंट्रेशन होता है, उन गैसों का जो कंसंट्रेशन होता है वह बहुत अधिक होता है। और अधिक होने के कारण जो सब्सटेंसेज होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव करते हैं किधर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ इनमें मूवमेंट होता है। ये हर सब्सटेंस में, जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। मींस जो सब्सटेंसेस मूव करे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, वही प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। एक आपको ग्लास लेना होगा और ऐसा ग्लास लो जो ट्रांसपेरेंट हो, कि दिखाई दे, कांच का ग्लास हो, या कह लीजिए कि इसमें से लाइट पास हो सकती हो। और इसमें फिल कर लीजिए वाटर। वाटर जब फिल करेंगे फिर इसके बाद आपको ये एक्टिविटी कैसे करना है, डिफ्यूजन प्रोसेस को देखना है। कैसे देखेंगे, इसमें इंक या कोई कलर, थोड़ा सा एक बूंद इसमें क्या करिए, डिप कराइए, एक बूंद इसमें क्या करिए, डाल दीजिए। होगा क्या, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो यहाँ पर जो ये कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, ये धीरे धीरे पूरे ग्लास में जो इंक है या कलर जो है वो पूरे ग्लास में उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूरे में फैल जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर शुरुआत में जो कंसंट्रेशन ऑफ द कलर था वो इस एरिया में ज्यादा था, और धीरे धीरे क्या हो गया, वो मटेरियल जिनसे कलर फॉर्म हुआ है, बना हुआ है, वो क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरे वाटर में फैल जाता है। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ये मूवमेंट होता है उस मटेरियल का। तो इसी प्रोसेस को, यही प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है डिफ्यूजन।
मतलब डिफ्यूजन वास्तव में क्या है इसको यहाँ पे देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज, वो सब्सटेंस हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस हो सकता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब मटेरियल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाना, वो मूव कर जाना, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। ये बच्चे याद रखेंगे, डिफ्यूजन कभी कभी उसका डिफिनीशन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ substances like solid, liquid or gas, कोई भी हो सकता है, from higher concentration to the lower concentration, this one is called diffusion। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेना है, जो गैस होता है इसमें डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। मतलब इन तीनों के मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में गैस में डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट होता है, और सबसे जो क्या होगा इसमें इसका बहुत ही धीमा होगा, स्लो होता है डिफ्यूजन। और ये मॉडरेट होगा, सबसे कम किसमें होगा, सॉलिड में, और सबसे ज्यादा किसमें डिफ्यूजन होता है, गैस का। गैस का बहुत ही फास्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं, वेरी स्मॉल साइज सब्सटेंसेस सच एज मॉलिक्यूल, आयंस, gases में CO2 and O2 generally move across the membrane। क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के थ्रू मटेरियल मूव करता है, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला मैकेनिज्म आपको बताया गया है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, सेल के अंदर, जैसे यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, जो सेल होगी सेल मेम्ब्रेन, आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो इसके थ्रू जो मटेरियल होते हैं, कौन से मटेरियल, वेरी स्मॉल साइज मटेरियल, बहुत ही छोटे जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, लाइक O2 एंड CO2, ये बहुत ही स्मॉल साइज गैसेज हैं, ये मूव कर सकते हैं थ्रू आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्रोसेस क्या होगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब हम देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस क्या है, वो उसका क्या महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्प इन, दैट इज द डिफ्यूजन हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेज इन द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म में आपको पता है सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होगा और ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म मूव हुआ तो ये पूरे O2 जो होगा वो क्या होगा, मूव करके पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। क्योंकि आपको पता है मटेरियल या सब्सटेंसेज में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो ये मूव करके ये पूरे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जहां पर रिक्वायरमेंट होगी O2 की वो सप्लाई देता रहेगा। नेक्स्ट वन, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। यहाँ पे ये हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी गैसेज कौन से हैं, O2 एंड CO2, इसको एक्सचेंज करता है। आपको पता है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ऑफ द सेल, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, दोनों में होता है। कुछ स्टेप्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होते हैं और कुछ स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं। तो ये उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, O2। अगर ये प्रोसेस ना हो तो क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी और सेल डेड हो जाएगी। इसके अलावा CO2 ज्यादा हो जाता है जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है इनसाइड द सेल। उस केस में क्या होगा कि इसको बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही ये CO2 क्या होता है, ज्यादा होगा तो ये हायर कंसंट्रेशन में इनसाइड में हो जाएगा, फिर ये मूव कर जाएगा हायर से लोअर की तरफ और इस तरह से
एक सेल से दूसरे सेल में और पहुंच जाता है फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। थर्ड क्या होता है, हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये प्लांट के केस में क्या करता है, ये वाटर लॉस को, प्लांट बॉडी से वाटर को लॉस कराता है और वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपिरेशन। वो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, मूवमेंट कराता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं अपने सेंट जो होता है फ्रेग्रेंट को क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में फैलाते हैं, किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। तो इस तरह से क्या होता है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है कंप्लीट हो रहा है। आपको याद रखना है कि व्हाट इज डिफ्यूजन क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। इसके थ्रू थोड़ा सा ध्यान देना है। जो मटेरियल मूव करते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूल, आयंस और गैसेस, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, वही डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूव कर जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड आपको बताया गया है वो क्या है, ऑस्मोसिस। तो अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस is another mechanism by which material move from outside to inside of the cell and inside to outside of the cell। ये another mechanism है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ऑस्मोसिस होता क्या है। तो this one is osmosis is a special type of diffusion। ये क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। और आपको डिफ्यूजन क्लियर हो गया है। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। एक चीज और आपको पता है, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन ऑल थ्री स्टेजेस, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट ऑस्मोसिस अकर ओनली इन लिक्विड स्टेज। तो हियर अगर हम इसको मींस डिफाइन करना चाहें ऑस्मोसिस को, तो क्या होता है, दिस वन, द मूवमेंट ऑफ solvent, the movement of solvent molecule like water, that is liquid। यहाँ पे सॉल्वेंट जानना है, इसे होता क्या है, एक ग्लास अगर हम वाटर यहाँ पर ले लें और इसमें डाल दें क्या, साल्ट या फिर शुगर डाल दें। साल्ट या शुगर अगर डालें तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें साल्ट क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो जिस लिक्विड में कोई चीज डिजॉल्व हो जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और यहाँ पर ये शुगर और जो साल्ट है इसको सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं, जो मिलता है मिक्स होने के बाद उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या होता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम वाटर लिए हैं तो वाटर क्या है, वाटर इज सॉल्वेंट, शुगर और साल्ट इज सॉल्यूट। और इन दोनों के मिक्स होने से जो मिला साल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन, उसको क्या है, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट इज द वाटर, फ्रॉम हायर
हायर concentration to lower concentration through semi-permeable membrane called osmosis। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस को डिफाइन करने के लिए क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट इज वाटर और अदर सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे यानी मेम्ब्रेन के बारे में आपको पहले के वीडियो में बताया गया है और उसमें आपको बताया गया मेम्ब्रेन में भी परमेबल और इम्परमेबल, सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल। तो इसको अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस क्लियर हुआ। अब इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे फिगर के माध्यम से। यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसमें एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है बीच में, और वो मेम्ब्रेन कौन सी है? ये मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों तरफ क्या है? मटेरियल फील्ड है यानी कि सॉल्यूशन है। मान लीजिए यहाँ पर वाटर अभी हम डाल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें हम सोल्यूट डाल रहे हैं। मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ शुगर इसमें डाल दिए और इसमें केवल 10 ग्राम शुगर डाला गया। देखिए बहुत जब इसमें हम डाल देंगे तो क्या होगा? वाटर में शुगर डालने पे वो डिजॉल्व हो जाएगा शुगर, और इधर भी शुगर ही डाला गया, डिजॉल्व हो गया। दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पे जो सॉल्यूशन दोनों क्या हो गए? सॉल्यूशन तैयार हो गए। इसमें जो अगर टेस्ट देखा जाए ये ज्यादा मीठा होगा और ये कम मीठा होगा। इट मीन्स दिस हैज मोर सोल्यूट। मतलब इसमें अगर हम इसको ये मान ले रहे हैं सॉल्यूशन ए और इसको मान ले रहे हैं सॉल्यूशन बी, एंड सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर कंसंट्रेशन, क्योंकि उसमें ज्यादा सोल्यूट क्या किया गया? मिक्स किया गया, तो जो वाटर कंसंट्रेशन है ऑफ द सोल्यूशन ये क्या है? दिस वन इज हाई, ये ज्यादा है इन कंपेरिजन टू द बी। यहां पर वाटर कंसंट्रेशन क्या है? वाटर कंसंट्रेशन ये क्या हो गया? वाटर कंसंट्रेशन जो है इधर कम है, इधर क्या है? लो है। तो क्या होगा? दोनों में इस साइड मीन्स दिस वन हैज थोड़ा उल्टा हो गया है। यहाँ पे देखिए दिस वन, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सोल्यूट डाला गया तो यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ये लो होगा,
और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इसमें हम ज्यादा सोल्यूट नहीं मिलाए, कम सोल्यूट मिलाए हैं। तो कम सोल्यूट मिलने से वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इधर ज्यादा है, और इस साइड में सॉल्यूशन ये का वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। इस केस में क्या होगा, ये मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण वाटर मूव करेगा, किधर से, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, ये इधर मूवमेंट होगा। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या मूव हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ वाटर, या इसी को सॉल्वेंट बोल सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। अगर हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, किसके थ्रू, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं दूसरा। जैसे यहां पर अगर आप कोई सेल वाटर ले लीजिए, जैसे रेजिन है, रेजिन मुनक्कर इसको बोलते हैं। रेजिन को अगर हम इसमें डाल दें वाटर में, तो उसको कुछ देर तक वहां पड़ा रहने दें, तो क्या होगा, ये फिर कुछ समय के बाद ये क्या होगा कि इस तरह से ये स्वेल अप कर जाएगा, ये फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम रेजिन को वाटर में डिप कराएं, वाटर में डालें, पानी में डालें, तो क्या होता है, ये वाटर, इसके अंदर जो है, रेजिन के अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और यहाँ पे एक्सटर्नल जो मीडियम है, पानी में जो डाल दिए, वहां पर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर क्या होगा, मूव करेगा इनसाइड ऑफ द रेजिन, रेजिन के अंदर मूव करेगा। यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी, किस तरह से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो इसकी वॉल है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, ऑस्मोसिस होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मतलब प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसके अंदर लो कंसंट्रेशन था वाटर का, और बाहर बहुत अधिक वाटर ही है पूरा, तो ये वाटर मूव करेगा, और इसी कारण से जो रेजिन होता है वह स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, तो क्या होगा, आपको पता है, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ओनली लिक्विड, केवल लिक्विड में होता है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस, देयर इज नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड इन डिफ्यूजन, बट इन केस ऑफ द ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंस हो गया, किसमें, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। अब हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और पढ़ते हैं। इसके बाद हम ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे। वो क्या है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक कोई प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखिए, इसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, जानेंगे तीन तरह के सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए, इन सभी में, इन तीनों में सॉल्यूशन है।
क्या है, सॉल्यूशन। अब हमें ये जानना है कि ये कैसा सॉल्यूशन है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम इस सॉल्यूशन में डिप करा के बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम कोई सेल डिप कराए, अब अगर ऐसा हो रहा है कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन, कहां पर, इनसाइड ऑफ द सेल वो बराबर है ये वाटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है और इसके अंदर सेल के अंदर दोनों साइड में वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का जो अमाउंट है दोनों साइड में इक्वल है। तो उस केस में क्या होगा, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर। यहां पर अगर इक्वल होगा तो नो मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर मूवमेंट नहीं होगा। मान लीजिए अगर एक वाटर मॉलिक्यूल इन साइड में मूव हुआ तो तुरंत ही क्या होगा, अंदर की तरफ वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और फिर ये बाहर की तरफ इस सॉल्यूशन में चला आएगा, फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन इसमें लिया गया उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक। अगर इस प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिप कराएं, यहाँ पे ये सॉल्यूशन का नेचर दूसरा हो, इसका जो बाहर है इसका वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वह क्या हो, ये लो हो, कम हो, इन कंपेरिजन टू वाटर कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल, यानी सॉल्यूशन जो लिया गया है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ये बाहर का ये सॉल्यूशन क्या है, इसका अंदर की तरफ सेल के अंदर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन कम है और इसके बाहर यहाँ इसमें क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ज्यादा होने से क्या होगा, ये अंदर की तरफ मूव होगा, वाटर क्या होगा, ये वाटर अंदर की तरफ मूव होगा और इससे क्या होगी, सेल स्वेल अप कर जाएगी। यहाँ पे वाटर जो होगा वो मूव करेगा, मूव फ्रॉम एक्सटर्नल सॉल्यूशन टू सेल, एक्सटर्नल सॉल्यूशन से इस सेल की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो होगा इससे क्या होगी, सेल स्वेल अप करेगी, सेल फूल जाएगी और ये जो सॉल्यूशन जिसमें हम डिप कराए, जिसमें हम प्लांट या एनिमल सेल को डिप कराए, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
अब हम इसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को एक तीसरे सॉल्यूशन में डालते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर ये जो डाल दिए सेल, इसका अगर वाटर कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन ऑफ सेल है वह क्या हो, हाई हो, ज्यादा हो इन कंपेयर टू वाटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जिसमें डिप कराया गया है, जिसमें यानी कि इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर की तरफ वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो वाटर मूव करेगा, सेल से इसमें जाएगा, यानी कि वाटर मूव फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल सॉल्यूशन, सेल से एक्सटर्नल सॉल्यूशन यानी बाहर की तरफ मूव करेगा। इससे क्या होगी, सेल जो होगी श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यहाँ पे सेल क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी। और जिस सॉल्यूशन में हम डिप कराए हैं, अगर ऐसा हो रहा है कि वो सेल श्रिंक कर जा रही है बाहर वाटर निकलने के कारण, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डालें जिसमें क्या हो, अगर सेल के अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर का अमाउंट है, वह बराबर हो किसके, जो वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें डिप कराया गया है, तो इस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोलते हैं। दोनों तरफ जब सेल के अंदर और बाहर जिसमें जिस सॉल्यूशन में डाला गया है उस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द वाटर। सेकेंड टाइप is hypotonic solution are those type of solution in which the water concentration of the cell and water concentration of the cell is less than water concentration of the solution। solution से क्या होगा, कम होगा, इससे अंदर की तरफ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। इस प्रोसेस को इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, इंडो ऑस्मोसिस। मतलब जब वाटर मूव करे इनसाइड द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इंडो ऑस्मोसिस। अगर अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है वो काज करेगा क्या, कि सेल स्वेलर कर जाएगी। और थर्ड टाइप जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें बाहर की तरफ वाटर पोटेंशियल कम होता है और सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जिससे वाटर बाहर की तरफ सेल से बाहर यानी सॉल्यूशन में जाता है और तब इसको बोलते हैं बाहर निकलने को, तो इग्जो ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है, इग्जो ऑस्मोसिस। यहाँ पर अगर हम देखें जो ऑस्मोसिस होता है वो दो तरह का, इग्जो ऑस्मोसिस एंड इंडो ऑस्मोसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हेन वाटर मूव फ्रॉम एक्सटर्नल टू इनसाइड ऑफ द सेल थ्रू द selectively permeable membrane or through the semi permeable membrane, that is called endoosmosis. And when the water move from cell to outside of the cell, cell से बाहर निकल रहा है, then it is called exoosmosis। तो इस तरह से इसमें हम लोग ये जाने क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप देखते हैं रेजेंस को पानी में डाल देने पर, मुनक्का जो होता है उसको पानी में अगर डाल दिया जाए तो फिर वो इंडोऑस्मोसिस के कारण, देखिए सेल के अंदर यानी मुनक्के के अंदर वाटर का पोटेंशियल बहुत कम होता है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन द वाटर पोटेंशियल वाटर मूव कर जाता है। जिस कंटेनर में डालेंगे उसमें से वाटर मूव कर जाएगा, किसमें, मुनक्के के अंदर चला जाएगा, जिससे वो सॉइल फूल जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, इंडोऑस्मोसिस। वहां पर जो वाटर लिया गया था वो सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपोटोनिक। अगर हम देखिए कभी कभी आपके बॉडी में स्वेलिंग काज हो जाती है, फूल आता है, तो उसमें क्या होता है, कहा जाता है कि नमक और पानी, वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन बना लीजिए, थोड़ा गर्म करके उससे धुलिए, उससे साफ करिए, गर्म पानी से धुलिए जिसमें नमक मिला हुआ हो, तो क्या होगा, उससे रिलीफ मिलेगा। क्या रीजन होता है, जो वहां पे साल्ट का सॉल्यूशन है वो एक्ट करता है एज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिससे जो सेल के अंदर वाटर है वो क्या करता है, मूव कर जाता है फ्रॉम हायर टू लोअर। इससे क्या होगा, जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो ये शो करेंगे इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। तो फिर यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ दो मैकेनिज्म जिसके थ्रू मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस होता है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल एंड फ्रॉम outside to from inside of the cell to the outside of the cell। तो ये दो मैकेनिज्म कौन से थे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये हम कंप्लीट किए। इसके अलावा 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जाने। फिर हम एक नए वीडियो के साथ पुनः फिर मिलेंगे। थैंक यू।